एक बात याद रखना, जिस बच्चे के 590 मार्क्स आते हैं ना नीट के पेपर में और जिस बच्चे के 650 मार्क्स आते हैं, दोनों में दिमाग बराबर है। जिस बच्चे के नीट में 650 आ रहा है और जिस बच्चे के नीट में 720 मार्क्स आ रहा है, दोनों का नॉलेज बराबर है। क्या चीज है जो डिफरेंस बना रही है? बहुत सारी रीजंस होती है। क्या हुआ इस बार लक ने साथ नहीं दिया, तो फिर से जम के मेहनत करते हैं। सारे एनसीईआरटी के लाइंस से क्वेश्चन बनाकर एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को प्रिपेयर किया गया और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्रिस्पी क्लियर हो जाएंगे वहां से, अगर उसको कर लेते हो तो। हियर इज द वीडियो कि आपको नीट 2025 के लिए कौन से रिसोर्सेज, कौन सा मटेरियल यूज करना है। सो हम है मेडिकल स्टूडेंट्स, भैया हमारे साथ ऐसा ही होता है। हमारी कहानी स्टार्ट होती है 10th से, 10th के स्टार्टिंग से नहीं, 10th के एंड से। 10th के एंड में हमारे परसेंटेज आते हैं 90%, 95%, 96%, 97%। और उसके बाद जो ट्रेडिशन चला है कि यार 90%, 85%, अब तो बस साइंस ही लेना। साइंस में भी नॉन मेडिकल वेरी रेयर, अब तो मेडिकल लेके सीधा डॉक्टर ही बनना है। और 10th क्लास में इवन जब मैंने मेरे खुद के मार्क्स देखे थे 96.4%, ये नीट क्या ही चीज है। 11th पढ़ना है, 12th पढ़ना है, 12th के बाद सीधा नीट निकल जाएगा। जब 10th क्लास में 96.4% आ गए तो नीट में क्वालिफाई करना कौन सी बड़ी बात है। तब क्या पता था भैया नीट में इतने बच्चे बैठते हैं और इतना कॉम्पिटिशन है। सिलेबस हालांकि अब तो 81 चैप्टर्स है, पहले 97 चैप्टर्स हुआ करते थे, बट उस 97 चैप्टर्स को करने में ना सिर्फ 11 ना सिर्फ 12th, मुझे भी एक ड्रॉप ईयर और लगा। उसके बाद आई हैव स्कोर्ड 660 मार्क्स विद एन ऑल इंडिया रैंक 4809 एंड नाउ करेंटली परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। मतलब अब 2 महीने बाद आई विल गेट प्रमोटेड टू सेकेंड ईयर। सो हेलो इंट्रोडक्शन तो पता ही है। एनीवेज, आज का जो टॉपिक है हमारा कि अब क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 24 दिया था, इनमें मेजरली 12th क्लास के बच्चे होंगे जिन्होंने की जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, अच्छा नहीं गया होगा। बहुत सारे रीजंस होते हैं यार। देखो, नीट का पेपर अच्छा नहीं जाना या खराब जाना है, उसमें हमारे मार्क्स कम करना आना, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमको नहीं आता था। एक बात याद रखना, जिस बच्चे के 590 मार्क्स आते हैं ना नीट के पेपर में और जिस बच्चे के 650 मार्क्स आते हैं, दोनों में दिमाग बराबर है। जिस बच्चे के नीट में 650 आ रहा है और जिस बच्चे के नीट में 720 मार्क्स आ रहा है, दोनों का नॉलेज बराबर है। क्या चीज है जो डिफरेंस बना रही है? दैट इज द स्ट्रैटेजी। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी है। उस बच्चे का 3 घंटे 20 मिनट में कैसा पेशेंस है, कैसा उसका माइंड का मेंटालिटी है और कैसे वो उस प्रेशर को डील कर पाता है, उस एंजाइटी को डील कर पाता है और कैसे पेशेंटफुल वो जो है अपने पेपर को अटेम्प्ट करता है। ये सारी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं उसके मार्क्स को, कितने मार्क्स उसका आएगी, इस सब चीजों पे रिलाई करती है। सो बेसिकली चलो बहुतों का पेपर खराब गया होगा। जिसने 12th का दिया है तो लाइक बहुत सारे बच्चे, मैंने भी टेलीग्राम पे लाइव स्ट्रीम लिया था तो बहुत सारे बच्चे बोलते थे दीदी 12th के बाद पहला दिया था, खराब चला गया, तबीयत खराब थी, ये था वो था। बहुत सारी रीजंस होती है। क्या हुआ इस बार लक ने साथ नहीं दिया, तो एक बार फिर से मेहनत करते हैं ना यार, फिर से जम के मेहनत करते हैं। इस बार लक हुआ है तभी तो सबको घुटने झुकने ही पड़ेंगे। तो फिर से शुरू कर ही रहे हैं तो फिर देख लेते। देखो, नीट क्वालिफाई करना, उसमें मेडिकल कॉलेज में जाना, वो एक मंजिल है, ठीक है, लेकिन उस मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत होता है ये रास्ता। ए दिल है मुश्किल में ये गाना भी था कि रास्ते खूबसूरत है मंजिल से भी। सो ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता खूबसूरत है नहीं, कांटों से भरा हुआ, बट इसको खूबसूरत और सिंपल आपको बनाना पड़ेगा। आपको बनाना पड़ेगा। उसके लिए ये है कि बाहरी बहुत सारी चीजें एज अ रिसोर्स यूज ना कर सको, क्योंकि देखो अभी आपके पास ढंग से 11 महीने 12 महीने 1 साल है फॉर द टू गेट अपीयर इन द नीट नेक्स्ट ईयर। बट अगर आप अभी 11-12 महीने में बहुत बकवास का घूसा फूसा ये सब पढ़ लेते हो, घूसा बोल रहे हो, भूसा वूसा पढ़ लेते हो, तो फिर लास्ट टाइम इमेजिन कल आपका नीट का पेपर है, तो आज क्या आप ये सारा भूसा भाषा रिवाइज कर पाओगे? तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपके पास अगर कल नीट का पेपर तो आज सब कुछ क्रिस्प कंसाइज हो, ताकि कल आप सब कुछ रिवाइज करके जा सको। मैं हमेशा कहती हूँ, आपने पूरे साल कितना पढ़ा, आपका पार्ट टेस्ट में कितने अच्छे मार्क्स आए, क्लास में आपके कितने अच्छे मार्क्स आए, 12th में आपका कितना अच्छा स्कोर था, 10th में आपका कितना अच्छा स्कोर था, आपके कोचिंग में लास्ट टाइम तक कितने मार्क्स आए, कोई नहीं पूछने वाला, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैंने ये देखा है मेरे कोचिंग में लास्ट टाइम के मॉक्स में जिस बच्चे के 550 आते थे उसके 650 आए हैं नीट में, और जिस बच्चे के 680 650 आते थे वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में 590 लेकर आया नीट में। तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी मायने रखते। मायने ये रखता है कि आपका अगर कल नीट का पेपर, तो आज तक आपने जिंदगी में जितना पढ़ा 11th-12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सब आप रिवाइज करके जा पा रहे हो ना या नहीं, वहां पर आपकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी है या नहीं, वहां पर आप पेशेंटफुल हो या नहीं हो। और मुझे पता है जिनका कि इस बार ड्रॉप होगा, चाहे पहला ड्रॉप या दूसरा ड्रॉप, उन्होंने सीख लिया
होगा कि क्या गलतियां उन्होंने की थी और क्या उनको नहीं करनी है। जो बाहरी बकवास चीजें पढ़ोगे तो लास्ट टाइम तक रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो हियर इज द वीडियो कि आपको नीट 2025 के लिए कौन से रिसोर्सेज, कौन सा मटेरियल यूज करना है। मटेरियल इन सबको के अलावा एक चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि यार पूरे साल जिस टीचर से पढ़ रहे हो ना उसी टीचर से पढ़ना, टीचर चेंज मत करना, ठीक है। किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, नॉट प्रोमोटिंग एनीवन, और लेकिन जिस भी एक सिंगल टीचर से पढ़ रहे हो जस्ट ट्राई करो कि सारे चैप्टर, जैसे ऑर्गेनिक में आपको कोई एक टीचर पसंद है तो आप उसी से सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स कंप्लीट करो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, ऑर्गेनिक में कुछ टीचर्स जो है कुछ टॉपिक्स किसी पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ाते हैं और कुछ टॉपिक्स किसी दूसरे पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ाते हैं जो कि एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर चला, लेकिन ओवरऑल वो टॉपिक सारा कंप्लीट करवाता है। सो इफ यू आर मेकिंग अ रिदम देन मेक दैट रिदम विद अ पर्टिकुलर टीचर, ठीक है, ताकि वो सारे टॉपिक सब कुछ आपका कंसाइज करा सके अपने सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखते हैं नीट 2024 का, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं क्या ये आउट ऑफ सिलेबस था, बहुत ही ज्यादा, मतलब ये चीज तो बहुत ही ज्यादा बनी हुई है कि क्या ये आउट ऑफ सिलेबस था। देखो बायो में एक क्वेश्चन आया था ऑटोइम्यून डिजीज के रिगार्डिंग, तो वो मैचिंग था। मैचिंग में आपको, मैचिंग तो यार इस बार का इतना इजी था कि लाइक अगर आपको एक ऑप्शन पता लग गया है ना कि जैसे सी का आंसर ये है तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कि सी का आंसर सेकंड आप उससे मैच कर सकते हो, बाकी आपको 3 और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऑटोइम्यून डिजीज वो बस एक बाहर से आया था, और फिजिक्स केमिस्ट्री मोर एंड लेस एनसीईआरटी से ही था, डिलीटेड सिलेबस से नहीं थे क्वेश्चंस, और अगर थे भी मतलब थोड़ा सा अगर पोर्शन होगा भी तो वो बन जाने वाला था। ऐसा था कि इस बार एनटीए ने पेपर ऐसा बनाया था कि ऑप्शंस में दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर आप पहचान पा रहे हो ना तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन जा रहे थे। हाँ, सो आउट ऑफ सिलेबस बायो का अगर हम बात करें, बायो में देखो सबसे पहले तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छी कमांड, अभी से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर। कितने पेजेस है एनसीईआरटी के, पूरे 32 चैप्टर से कितने ही पेजेस होंगे, 500-600, और कितने दिन है आपके पास, लाइक गिन लो, 365 दिन तो नहीं है, 320-330 दिन है। तो लाइक अगर हर सुबह उठकर तुम 2 या 3 या 4 पेजेस भी पढ़ने की आदत डालते तो भी बहुत इनफ है। और एनसीईआरटी को एटलीस्ट 5-6-7 बार तो पढ़ ही लेना बिफोर अ पेपर, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन उठ कर आते हैं, और पहले नहीं पढ़ोगे तो तुमको नहीं पता लगेगा एनसीईआरटी की किस लाइन में पॉसिबल लिखा था, और नीट के क्वेश्चन में वही वर्ड इम्पॉसिबल बन के एक स्टेटमेंट फ्रेम हो गया। तो पढ़ने की आदत डालो। सेकेंडली एनसीईआरटी में फिंगर टिप्स क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यूज कर सकते हो। दीदी आपने क्या यूज किया था? तो मैंने ना फिंगर टिप्स यूज किया था, ना मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक खरीदी थी। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने तब किए होंगे जबकि मैं स्कूल में हुआ करती थी। बाकी ड्रॉप ईयर के टाइम पर मैंने सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप ईयर में मैंने यकीन बैच लिया था, तो सिर्फ और सिर्फ मैंने यकीन की डीपीपी सॉल्व की थी, ओनली डीपीपी। तो दीदी हैड डन ओनली डीपीपी फॉर बायो, और डीपीपी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक लिटरली एनसीईआरटी की लाइंस याद हो जाएंगे वैसे क्वेश्चंस होते हैं। ऑर्गेनिक के बारे में मैं बोलूंगी कि ऑर्गेनिक में इंटेक्स के क्वेश्चंस जरूर कर लेना। ऑर्गेनिक के बैक एक्सरसाइजेस सो ब्यूटीफुल, लाइक सो ऑर्गेनाइज्ड, सो अरेंज्ड, लाइक सारे एनसीईआरटी के लाइंस से क्वेश्चन बनाकर एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को प्रिपेयर किया गया, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्रिस्पी क्लियर हो जाएंगे वहां से अगर उसको कर लेते हो तो। ऑर्गेनिक में ये करने की जरूरत है। बाकी दीदी फिर आपने क्या किया था? हमारे कोचिंग में जो मूक पेपर बनता है यार, बहुत डिफिकल्ट, बहुत टफ ऑर्गेनिक बनाता है सच में, मतलब कि ऐसे ऐसे रिएक्शन दे देंगे हमको, इतना डिप्रेशन में डाल देता है, ऐसा लगता है कि पढ़ाई नहीं है, जबकि पढ़ा तो इतना है, क्लास में तो क्वेश्चन बन जाते हैं मूक में। तो ठीक है, मूक से क्वेश्चन होते ही ऐसे कि तुमसे ना बने और तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो, बट मूक से क्वेश्चन अगर नहीं बनते तो मैं क्या करती थी, उसको मार्क करके रख लो, नहीं बने तो एक बार यूट्यूब पर देख लो, उसका वीडियो सोल्यूशन है कहीं, और अगर ऐप पे कहीं पर मिल रहा है वीडियो सोल्यूशन देख लो, उसको दिमाग में बिठा लो, उस पूरे प्रोसीजर, पूरे रिएक्शन को। पहली बार अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बनता है ऑर्गेनिक का तो सैल्यूट योरसेल्फ, इट्स अ थिंग टू बी क्लैप्ड, सीरियसली। पहली बार अगर ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस तुमने प्रैक्टिस किया बट नहीं बना, अच्छी बात है, लेकिन अगर पहली बार में आपने देख लिया, समझ लिया, और दूसरी बार व्हेन यू कम टू रिवाइज द सेम क्वेश्चन और दूसरी बार नहीं बन रहा है तो फिर तालियां नहीं, फिर स्लैप पड़ना चाहिए। सो बेसिकली पहली बार ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस अगर नहीं बनते तो चिंता करने वाली बात है, लेकिन दूसरी बार भी ना बने तो गलती है। सो ऑर्गेनिक में क्या करना है, यही सब कर लो। मैंने ऑर्गेनिक की पूरी एनसीईआरटी पढ़नी भी है ऑर्गेनिक की, और ऑर्गेनिक का टेक्स्ट क्वेश्चंस करना है, ऑर्गेनिक के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। बाकी डीपीपी जो आपको मिलती है ना, मैं बार बार डीपीपी क्यों फोकस करूंगी, किसी भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, एलन, आकाश, पीडब्ल्यू, किसी में भी डीपीपी तो हर किसी में देते हैं ना, या मॉड्यूल विच से हर किसी में देते, तो वो जितने क्वेश्चन तुमसे उनके बन पा रहे हैं वो सारे प्रैक्टिस करो। बाकी फालतू कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, जितना तुमको तुम्हारे बैच में अवेल हो रहा है दोज आर इनफ। और मैंने तो इवन जब हम विश्वास दिवस में इस बार गए थे तो फिर मैंने देखा था कि बच्चा एलन की टी शर्ट में था वहां
वहां पर, और वो रश करते हुए सीधे स्टेज पे अलग सर के पास आया, और मतलब एलन का टीचर था। तो हम भी सोच रहे थे कि एलन का है वो बच्चा, बट वो पीडब्ल्यू के लिए मतलब उसको इतना प्रेम है, पीडब्ल्यू से अलग सर से इतना प्रेम है कि वो यहाँ तक आया है। सो उसको भी देखकर मुझे ये लगा कि वेदर ही स्टडीज इन एलन, बट वो कहीं ना कहीं लेक्चर्स पीडब्ल्यू का लेता था। या तो पीडब्ल्यू का बैच तो लाइक सभी अफोर्ड कर ही सकते, और लाइक सभी के पास होता है। 90% बच्चे आई थिंक पीडब्ल्यू के बैचेस को खरीदते हैं। तो वहां पे डीपीपी आर सो लाइक, तारीफ नहीं करी बट मैंने वहीं की डीपीपी की है, तो वो डीपीपी बहुत अच्छी और टॉपिक वाइज और क्लास वाइज है, तो करके लाइक अच्छा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्टली बात करते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री 10 से 12 बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। इनऑर्गेनिक को मैं बायो के लिए बोलूंगी 10 से 12 बार, तो खैर मैंने भी नहीं पढ़ी थी, मैंने भी 3-4 बार पढ़ी थी। बट अभी ना ये वीडियो शूट करने से पहले मैंने मेरे उस फ्रेंड को कॉल किया जिसके 685 आए थे, और ही इज इन वीएमएमसी अभी, तो उसने 10-12 बार पढ़ी थी। तो मैंने भी कहा कि अभी अगर शुरुआत कर रहे हो, और मैं आपको बता रही हूँ 10 बार 3-4 बार भी पढ़ोगे अच्छा है, लेकिन 3-4 बार भी फोकस के साथ पढ़ना, और इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कर लेना। इंपॉर्टेंट लाइंस कहाँ, जहाँ पर बिकॉज दिखे, सो दिखे, देयरफॉर दिखे, यही सबसे असर्शन रीजन उठ कर आते हैं। जहाँ पर आपको इनऑर्गेनिक लाइन में नॉट दिखे, ये सबको अंडरलाइन करके रख लेना, ताकि लास्ट टाइम पे आप आर नॉट गोना रीड द एंटायर एनसीईआरटी ऑफ इनऑर्गेनिक स्पेसिफिकली। बायो का चलो पढ़ भी लेंगे, तो लास्ट टाइम में आपकी अंडरलाइन होनी चाहिए, हाईलाइटेड टॉपिक से हाईलाइटेड लाइंस होनी चाहिए, जिसको कि आप देखकर पूरा चैप्टर अपने दिमाग में रिवाइज कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक में कुछ भी बाहर से करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी कंटेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के अगेन आर सो गुड, और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। और इनऑर्गेनिक में है ही क्या ही बचा है अब इनऑर्गेनिक में डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब हटा देने के बाद। पी ब्लॉक 11-12 का थोड़ा बचा हुआ, डीएनएफ ब्लॉक से बहुत क्वेश्चन आया। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो 5-6 चैप्टर्स ही हैं, तो पढ़ लेना, दैट्स नॉट अ बिग डील। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का और कुछ एनसीईआरटी में पढ़ो या ना पढ़ो, बट लास्ट में जो मतलब कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद में लास्ट में जितना भी एनसीईआरटी में देखा है, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद अगर मैं बोलूँ तो एनसीईआरटी का इसमें भी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइज का जरूर कर लेना। फिजिकल केमिस्ट्री के बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना, उसमें न्यूमेरिकली बहुत लंबा करने को बोल रखा है, लाइक बहुत ही गंदे न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है कि मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, डिवाइड भी नहीं होगा, सॉल्व भी नहीं होगा, बट एटलीस्ट यू मस्ट नो हैव आइडिया कि वहां पर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा है। बैक एक्सरसाइज पे जाओ, उनके क्वेश्चंस देखो, अगर फॉर्मूला तुम सही पता लगा रहे हो कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो उसके न्यूमेरिकल्स को आगे फर्दर कैलकुलेटिव पार्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में तो हर जगह लाइक मॉड्यूल में भी टॉपिक वाइज या डीपीपी वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, जस्ट डू दैट। और लेकिन जो असाइनमेंट लास्ट में मिलता है ना चैप्टर के एंड में, देखो अगर स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ रहे हो तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करो, ठीक है। लाइक मोल कॉन्सेप्ट एक टॉपिक लिया, उसके 20 क्वेश्चन कर लिए, अगला एक टॉपिक लिया, उसके 20 क्वेश्चन। लेकिन जब चैप्टर खत्म हो जाए तो उसके बाद कभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन करना, जहाँ पर जितने भी चैप्टर में अगर 20 टॉपिक है तो 20 टॉपिक के मिलाकर एक क्वेश्चन, लाइक 200-250 क्वेश्चन के असाइनमेंट एक दिन में फिनिश, ऐसे करके। फिजिक्स में सिंगेज एचसी वर्मा ये क्यों लिखा है, तो ना ही सिंगेज करनी है ना ही एचसी वर्मा करने, क्योंकि द फ्रेंड हु इज इन वीएमएमसी उसने सिंगेज किया था फॉर 2023, बट उसने पेपर जब देखा ना 2023 का, तो उसने कहा सिंगेज करना वाज ऑफ नो यूज फॉर नीट एटलीस्ट। और एचसी वर्मा तो मैंने जब मैं मतलब कि 11th में आई थी, नया नया जोश था, तो एक दिन मम्मी के साथ मैं गई स्टेशनरी शॉप पे, और वहां पर सेम्पटी फिंगर टिप्स की एक बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सारे पीवाई के 25 साल पुराने वाली मैं ले आई बुक, और एचसी वर्मा ले आई। और इवन मैंने मेरे पूरे प्रिपरेटरी फेज में बताते मैंने 11th की 12th की सारी मॉड्यूल्स खरीद ली थी पीडब्ल्यू से, 3-4-5 साल कुछ ऐसे मतलब मैंने लगाया होगा। बट टू बी ऑनेस्ट मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया। लाइक लेट मी शो, ये मेरे बिल्कुल न्यू रखे हुए हैं, इट्स लाइक होल न्यू, आई हैव नॉट सॉल्व्ड anything nonsense, it's purely new यार, literally purely new। केमिस्ट्री में ये जो 12th क्लास की केमिस्ट्री सिर्फ उसमें सॉलिड स्टेट के मैंने क्वेश्चंस किए थे, और लाइक 20 क्वेश्चन लगाने के बाद मुझे लगा यार फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। आई गॉट डिप्रेस्ड, आई गॉट डीमोटिवेटेड में मैं नहीं कर रही, फिर मैं डीपीपी पे आ गई थी। तो मॉड्यूल्स मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं किया, बट स्टिल स्कोर 660, सो यू कैन थिंक कि लड़की जो बोल रही है सच बोल रही है। फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में इससे पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए नहीं बोलती थी, बट इस बार का जो पेपर आया है 2024 का, दैट इज लाइक मोर और लेस थ्योरी बेस्ड। दे आर एक्सट्रैक्टिंग, दे आर आस्किंग द लाइंस फ्रॉम द एनसीईआरटी। सो फिजिक्स की एनसीईआरटी को 1-2 बार पढ़ लेना, और इंपॉर्टेंट लाइंस अंडरलाइन करके रख लेना, जो मैंने यहाँ पर बोला है कि जहाँ पर सो देयरफॉर जहां से लगे आपको खुद, व्हेन यू विल रीड ना यू विल गेट टू नो कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट नॉट इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट को आपको इंपॉर्टेंट लाइंस को पहले अंडरलाइन करके रख लेना, ठीक है, फॉर रिविजन पर्पस ऑन द नेक्स्ट टाइम, ताकि बार बार पूरी एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े। जैसे कि फिजिक्स का अगर मैं कुछ
स्टेटमेंट वाइज वाले पार्ट बताऊं तो एसएचएम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें लास्ट में एक कॉन्सेप्ट दे रखा है कि मतलब एक एप्लीकेशन दे रखा है कि जो सोल्जर्स है वो ब्रिज पे मार्च नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर वो ब्रिज पे मार्च करेंगे ना, जो ओमेगा है वो नेचुरल ओमेगा से एक्सीड कर जाएगा, मतलब रेजोनेंस आ जाएगा और वो ब्रिज टूट भी सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। सर्कुलर मोशन में वेरिंग एक्सेलरेशन और वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। एटम्स वाले चैप्टर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। न्यूक्लियर के डीके से या तो न्यूमेरिकल आएगा और न्यूमेरिकल नहीं आएगा, तो मोर और लेस स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। सो दिस इज ऑल। और इस पूरे प्रिपरेटरी जर्नी में मेरी जिसने हेल्प की थी वो थे मेरे शॉर्ट नोट्स फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। देखो बायो के तो आप एनसीईआरटी लास्ट टाइम तक भी पढ़ लोगे, लाइक कल अगर नीट का पेपर है तो आज से 3-4 दिन पहले बायो पढ़ना स्टार्ट करो, 3-4 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के आप 150-150 पन्ने के नोट्स नहीं पढ़ सकते। जिसने मेरी हेल्प की थी दैट वाज माय शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला नोट्स और वॉल के नोट्स। लाइक अगर मैं दिखाऊं तो ये मेरी कॉपी जिसकी शक्ल बाहर से खराब है बट अंदर से इट्स सो ब्यूटीफुल यार। लाइक इसमें फिजिक्स के पूरे फॉर्मूला चार्ट्स लिखे हुए हैं, केमिस्ट्री एंड लाइक एवरीथिंग। बायो के भी मैंने कुछ कुछ के बनाने स्टार्ट किए थे बट बहुत के नहीं बना पाई थी। और बाकी मेरे वॉल नोट्स जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। सो वीडियो यहाँ पे एंड करता है। शॉर्ट नोट्स जरूर बना के रखना ताकि एंड टाइम पे रिवाइज कर सको। और रिसोर्सेज ये, इसके बाद कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज इतना 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 भर कर लेने से ही मिल जाएगा, ठीक है? तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पढ़ाई करना है। ऑल द वेरी बेस्ट।